अस्सलाम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी ईद भी अच्छे से गुजरी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी बहुत अच्छी गुजरी। इट वाज वेरी गुड, इवन वी एंजॉयड अ लॉट। आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज प्लांट फैक्टर्स अफेक्टिंग द वाटर एब्जॉर्प्शन। लास्ट टाइम जो है हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को डिस्कस किया था, जो वाटर की एब्जॉर्प्शन प्लांट्स में पूरा जो एक सिस्टम है उसको किस तरह से उस पर असरअंदाज होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये प्लांट फैक्टर्स पे, यानी इंटरनल फैक्टर्स जो प्लांट की अपनी बॉडी के फैक्टर्स हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एब्जॉर्प्शन को जो है वो अफेक्ट करती हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियोस को प्लीज एंड प्लीज फुल वॉच किया करें। और इसके अलावा जो है आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और डीएम करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और आप हेल्प होगी जिस हद तक मुमकिन होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास जो फैक्टर्स हैं उसमें है जी प्लांट फैक्टर्स अफेक्टिंग द वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो आपको पता है कि जो प्लांट फैक्टर्स हैं उनको हम इंटरनल फैक्टर्स कहते हैं। और अगर हम प्लांट फैक्टर्स देखें जो उसकी अपनी बॉडी के हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन एडिशन टू द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, सर्टेन प्लांट फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स आल्सो अफेक्ट द प्लांट्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स डिसॉल्व्ड इन इट और इन रूट्स। ठीक है, यानी ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्लांट की अपनी बॉडी के हैं, जो वाटर में वाटर की एब्जॉर्प्शन और मिनरल्स, यानी जो भी चीज़ें उसके अंदर कुछ नमकियात वगैरह डिसॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि सॉइल है तो सॉइल में उसकी बहुत सी चीज़ें सॉइल में होती हैं। इसमें से काफ़ी हद तक जो है कुछ ऐसे साल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं जो वाटर के अंदर सोलेबल है, हल हो जाते हैं। तो फिर जाहिर है वो भी पानी के साथ साथ ही मूव करेंगे जहां जहां वाटर जाएगा, रूट से इसकी एब्जॉर्प्शन होगी। तो दीज इंक्लूड, अब इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं, ट्रांसपायरेशन है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं और रूट सिस्टम है। ठीक है, इनको हम डिटेल में देख लेते हैं इसमें कौन सी चीज आती है। अब देखें ट्रांसपायरेशन, आपको पता है कि ट्रांसपायरेशन क्या चीज है। ट्रांसपायरेशन इज अ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स की सरफेस से वाटर का लॉस होना है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ये चीज भी आपने याद रखनी है कि वेपर्स के फॉर्म में आबी बुखारात बन के, वेपर्स बन के जो है वो लीव्स की सरफेस से उड़ जाते हैं और पानी जो है वो प्लांट की बॉडी से निकलता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ठीक है, अब ये वाटर के एब्जॉर्प्शन के ऊपर ट्रांसपायरेशन का क्या असर होता है, किस तरह से होता है। रेट ऑफ द एब्जॉर्प्शन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द रेट ऑफ द ट्रांसपायरेशन। जो एब्जॉर्प्शन का रेट है वो तकरीबन 100% तक आप कह लो कि वो ट्रांसपायरेशन या 99% तक उस पर डिपेंड कर रहा है ट्रांसपायरेशन के ऊपर। कैसे, सिंपल सी बात है। देखें ट्रांसपायरेशन का क्या मकसद है या क्या उसका प्रोसीजर होता है कि लीव्स की सरफेस के ऊपर से पानी ने निकलना है, वेपर्स बन करके उड़ जाते हैं। और आपको पता है ये वेपराइजेशन या इवेपोरेशन का पूरा एक प्रोसेस होता है। हीट हाई होती है तो पानी के जो यानी मॉलिक्यूल्स वगैरह है लीफ की सरफेस के अंदर, हाई काइनेटिक वाले मूव करते हैं और फिर वो निकल जाते हैं बाहर सरफेस से, जो आप आम प्रोसेस सारा पढ़ते हो। अब जैसे जैसे पानी ऊपर से निकलता जाएगा ना, तो नीचे होगी टेंशन क्रिएट सारी। आगे आपकी स्टेम वगैरह है जहां पूरा एक कॉलम बना हुआ था प्लांट के लीव्स के अंदर है, स्टेम के अंदर है, पूरा जो उसका तना था, जो लीफ की अपनी जो पेडिकल होती है उसका जो सारा केस था। तो वहां पे जो पानी पूरा एक पाइप की फॉर्म में, पंप की फॉर्म में पूरा एक कॉलम बना हुआ है, तो उसके अंदर फिर टेंशन क्रिएट हो जाती है कि ऊपर से पानी जा रहा है, तो वो उसको कहते हैं ना खींच पड़ रही है पंजाबी में, वो चीज शुरू। फिर वो जब इस तरह से होगा, पानी ऊपर से निकलता जा रहा है, तो ऑफ कोर्स जो नीचे से पानी है फिर उसको ज्यादा से ज्यादा खींचा जाएगा ताकि हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल जो है वो ऊपर आ सकें। बात की समझ आई। ये आम अल्फाज में जो मैंने आपको समझाया है, सेम यही यहाँ पे है कि एट नाइट हाई रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, रात के वक्त ट्रांसपिरेशन का रेट जो है वो ज्यादा होता है एंड द एब्जॉर्प्शन आल्सो इंक्रीजेस, एब्जॉर्प्शन भी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द एरियल पार्ट्स, अब ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट रिजल्ट्स इन द ट्रांसपायरेशन पूल। जैसे ही एरियल पार्ट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, मतलब पानी मूव कर रहा है एरियल पार्ट्स की तरफ जा रहा है, स्टेम से, रूट से, लीव्स की तरफ, तो उसमें ट्रांसपायरेशन पुल जिसको आप पढ़ते हो वो शुरू हो जाती है। ठीक है, वो उसमें एक फोर्स क्रिएट हो जाती है, कॉजेस द टेंशन इन द वाटर, वाटर को वो टेंशन में डाल देती है, परेशानी में डाल देती है कि ऊपर से पानी निकल जा रहा है, अब नीचे से कैसे उसकी स्पेस जो खाली उसमें बच रही है उसको कवर किया जाए वाटर कॉलम के अंदर। हेल्ड इन द एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे जो आप पहले पढ़ चुके हो, उन सब पाथवेज में एक टेंशन सी क्रिएट हो जाएगी। दिस पुल इज ट्रांसमिटेड डाउन द सॉइल, जाहिर है फिर ये पुल पूरे पौधे में जाएगी ना, तो फिर ऊपर से जाती जाती वो नीचे जो सॉइल तक है वहां तक पहुंच जाएगी इन द सॉइल सोल्यूशन एंड रिजल्ट्स इन द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। फिर होता है कि पानी का पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है या ग्रेडियंट बन जाता है कि ऊपर पानी कम है, नीचे पानी ज्यादा है सॉइल के। जाहिर आपको पता है कि वाटर हमेशा मूव करेगा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जो हाई कंसंट्रेशन सॉइल के अंदर थी वहां से पानी मूव करना शुरू कर देगा प्लांट के अंदर जिसमें लो कंसंट्रेशन है। दिस ग्रेडियंट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और इसी ग्रेडियंट की वजह से पानी की एब्जॉर्प्शन जो है उसका जज़ब होना, ज्यादा से ज्यादा उसकी एब्जॉर्प्शन
होती है। बात की समझ आ गई ना, किस तरीके से पूरी ट्रांसपायरेशन का एक रोल आ गया। दूसरी बात है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द रूट सेल्स। अब रूट सेल्स में कुछ ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं जिसमें हमें कुछ ऐसी चीजें बनती हैं, कुछ टूटती हैं, कुछ एनर्जी चाहिए, तो सारा जो प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म का, उसकी वजह से भी पानी की एब्जॉर्प्शन पे अफेक्ट होगा। कैसे? Although doubt is regarding the use of the energy in the absorption of water। अगरचे उन्होंने कहा है कि एक डाउट तो है कि पानी की एब्जॉर्प्शन में या वाटर की एब्जॉर्प्शन में कोई एनर्जी का यूज हो भी रहा है या नहीं हो, गेट द मेटाबॉलिज्म। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो मेटाबॉलिज्म एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर आर क्लोजली रिलेटेड। कि मेटाबॉलिज्म यानी ब्रेक डाउन है, कैटाबॉलिज्म है या एनाबॉलिज्म है, जो भी प्रोसेस हो रहा है रूट्स के अंदर, आपको पता है इन दोनों टर्म्स का, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का। अगर नहीं पता तो मुझे कमेंट्स करके बताएं, मैं आपको बताऊंगी, चाहे कमेंट्स में या न्यू नेक्स्ट लेक्चर में चाहे उसको डिस्कस कर लेंगे। तो वाटर आर क्लोजली रिलेटेड, यानी ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है और मेटाबॉलिज्म है, दोनों चीजें आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड। एंड द फैक्टर्स दैट इनहिबिट और रिटार्ड द मेटाबॉलिज्म आल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे फैक्टर्स जो रिटार्ड करते हैं या इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं मेटाबॉलिज्म को, आल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो वो भी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करें। These factors include the poor aeration and the use of the respiratory inhibitors such as potassium। ऐसे अब हमने ये पढ़ा ना किस तरह से, बात पहले की कि फैक्टर्स इनहिबिट द और रिटार्ड द मेटाबॉलिज्म। अगर कोई चीज ऐसी है जो मेटाबॉलिज्म को रोक रही है, ठीक है, वो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को भी कुछ ना कुछ इफेक्ट करेगी। कैसे? जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा है पुअर एरेशन है। पुअर एरेशन का मतलब है ऑक्सीजन की कमी है, हवा वगैरह जो है उसमें नहीं गुजर रही, या फिर ऐसे ट्रांसपायरेटरी रेस्पिरेटरी इनहिबिटर्स हैं जो रेस्पिरेशन को रोकते हैं, पोटेशियम साइनाइड। तो इससे क्या होगा, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द मेटाबॉलिक, जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी या होनी है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के रिजल्ट में ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल इज यूज्ड इन द इलोंगेशन ऑफ रूट सिस्टम। वो सारी की सारी यूज हो जाएगी इलोंगेशन ऑफ रूट सिस्टम में, कि रूट की ग्रोथ और उसकी इलोंगेशन में ज्यादा से ज्यादा उस एनर्जी का यूज होगा, which produce new contact with the root areas in the water present in the। से ये फायदा होगा कि अगर कोई ऐसी चीज है जो मेटाबॉलिज्म वगैरह को रोक रही है या मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही, जैसे पोटेशियम साइनाइड का ज्यादा जो है वो डाल दिया गया है उसके अंदर, या फिर रेस्पिरेटरी इनहिबिटर्स, या फिर कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे पुअर एरेशन वगैरह, हवा वगैरह का गुजर कम है, ऑक्सीजन का गुजर कम है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो थोड़ी स्लो डाउन, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्लो डाउन होगी तो जो एनर्जी सारी वहां पे यूज हो रही थी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, वो सारी एनर्जी चले जाएगी रूट इलोंगेशन में, यानी जो रूट का पूरा ग्रोथ का प्रोसेस है वहां पे यूज होना शुरू हो जाएगी और रूट को इंक्रीज कर देगी। जैसे रूट की लेंथ को इंक्रीज कर दिया, नंबर को इंक्रीज कर दिया। आपको पता है जितने भी रूट हेयर्स हैं या रूट ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन उनकी अगर बढ़ती है, ज्यादा ग्रोथ होती है, तो सरफेस एरिया बढ़ता है, कॉन्टेक्ट जो है वो वाटर के साथ बढ़ेगा, वाटर के साथ उनका राब्ता बढ़ जाएगा। जब उनकी लेंथ बढ़ेगी, जाहिर है वो सॉइल के अंदर डीप डीप जाए, जैसे ही वाटर के साथ कॉन्टेक्ट ज्यादा बढ़ेगा, वो ज्यादा से ज्यादा उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे। दस मेटाबॉलिज्म पार्टिसिपेट इनडायरेक्टली इन द एब्जॉर्प्शन। तो उससे फिर ये होता है कि मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा इनडायरेक्ट वेज में, बिला वास्ता तौर पे जो है वो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट जरूर उस पे असरअंदाज हो रहा है। जो मैंने आपसे कहा था रूट सिस्टम, के पूरा एक जो रूट सिस्टम है उसका वाटर की एब्जॉर्प्शन पे क्या असर होता है। ऑफ लार्ज रूट सिस्टम, जैसे पहले आपको बताया, अगर लार्ज रूट सिस्टम है विद एन एडिक्वेट नंबर ऑफ रूट हेयर्स, और उसके ऊपर रूट के हेयर्स का भी अच्छा खासा यानी उनकी तादाद है या नंबर है, हेल्प्स इन द प्लांट्स एब्जॉर्बिंग द वाटर एंड द मिनरल्स डिसॉल्व इन इट। वो जाहिर है प्लांट की हेल्प करेंगे कि वाटर और इन मिनरल्स को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकें फ्रॉम द सॉइल एफिशिएंटली, बहुत अच्छे तरीके से या बेहतरीन अंदाज में। जैसे एग्जाम्पल उन्हें यहाँ दिया, इन ग्रासेस हाईली ब्रांच्ड फाइब्रस रूट सिस्टम। ग्रासेस में जो है एक हाईली ब्रांच फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, ब्रांचेस भी ज्यादा है, फाइब्रस भी उसका टेक्सचर होता है, तो उसकी वजह से। एंड इन डाइकोट्स, और इसके अलावा जो है वो डाइकोट्स में ऐसा है कि डीप रूट सिस्टम होता है, ज्यादा गहरा, जो सॉइल के अंदर जो डीप लेयर्स है वहां पे आसानी से चला जाता है। इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर, वाटर की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, इंक्रीजेस द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। एंड द रूट हेयर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन, और आपको पता है कि रूट हेयर्स का एब्जॉर्प्शन में बहुत ज्यादा रोल है, बिकॉज आपको पता है उनका साइज छोटा होता है, जब उनका नंबर इंक्रीज होता है, थिन वॉल्ड वो होते हैं, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और जहां पे भी सरफेस एरिया ज्यादा हो वहां पे एब्जॉर्प्शन, इस तरह के जो प्रोसेसेस है ना, वो थोड़े ज्यादा स्पीड अप हो जाते हैं। दीज आर थिन वॉल्ड, देयरफॉर दे आर वाटर मूव्स इनटू देम, तो वाटर उनके अंदर आसानी से मूव कर जाते हैं क्योंकि उनकी वॉल बारीक होती है, रूट हेयर्स, और आसानी से वो जो है उसमें मूव करते हैं। सो मोर एफिशिएंटली फ्रॉम द सॉइल सॉल्यूशन, से पानी आसानी से मूव करना शुरू कर देगा रूट हेयर्स के अंदर। आल्सो द रूट हेयर इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, ये बात मैंने आपको पहले बताई है कि रूट हेयर जो है वो सरफेस एरिया भी इंक्रीज करते हैं, और सरफेस एरिया इस तरह के प्रोसेसेस के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल होता है एब्जॉर्प्शन, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा उतनी ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी।
एंड द रूट्स ऑफ मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स गेट इन्फेक्टेड। और जिम्नोस्पर्म्स की बहुत सी रूट्स जो हैं वो इन्फेक्ट हो जाती हैं विद द फंजाई, जिसमें फंजाई लग जाती है प्रेजेंट इन द सॉइल एंड फॉर्म द माइकोराइजा। और जब फंजाई रिलेशन बनाएगी रूट हेयर्स के साथ, माइकोराइजा की फॉर्मेशन होगी, हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर फ्रॉम द सॉइल। वो भी वाटर से एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा। क्यों? या क्योंकि माइकोराइजा आपको पता है रिलेशनशिप है रूट हेयर्स और फंजाई के दरमियान में। तो फंजाई क्या करती है, अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो रूट से लेती है, अपनी फूड वगैरह रूट्स में जो केमिकल जो ऐसे एलिमेंट्स है जो उसको अपनी नशो नमा के लिए या न्यूट्रिशन चाहिए वो लेती है। लेकिन उसके रिजल्ट में फिर ऑपोजिट क्या होता है कि जो रूट हेयर्स है ना वो ज्यादा से ज्यादा पानी, मिनरल्स, वाटर वगैरह सबको एब्जॉर्ब करते हैं फंजाई के लिए भी। और फिर जब फंजाई लेती है तो रिजल्ट वो प्लांट के अंदर चला जाएगा, तो प्लांट में भी उसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगी। जिनमें माइक्रोराइजा की रिलेशनशिप होती है उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बहुत अच्छी होती है उनको। तो इट वाज टुडे लेक्चर छोटा था, लेकिन आई होप के सिंपल आपको समझ आ गई होगी। अगर आई है तो लाइक जरूर किया करें, आपके लाइक से मुझे पता चलता है कि आपको लेक्चर की समझ आई है, पसंद आया है कि नहीं पसंद आया। शेयर कर दिया करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को फुल वॉच किया करें, बिल्कुल भी स्किप ना किया करें। आपका अपना बेनिफिट भी है, थोड़ा सा फायदा मुझे भी पहुंचा दिया करें। और मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।